नमस्कार। आज हम इंटरनेशनल डिप्लोमेसी की एक ऐसी केस स्टडी पर बात करने वाले हैं जिसने ग्लोबल पॉलिटिक्स को पूरी तरह से चौंका दिया था। एक इंटरनेशनल रिलेशंस के नज़रिए से हम ये समझने की कोशिश करेंगे कि आखिर ग्लोबल पावर डायनामिक्स, डिटरेंस यानी प्रतिरोध और इंटरनेशनल ट्रीटीज पर्दे के पीछे काम कैसे करती हैं। ये कोई आम डील नहीं थी, बल्कि कूटनीति का एक मास्टर स्ट्रोक था। सोचिए जरा, कैसे एक ऐसा देश जिस पर सख्त प्रतिबंध यानी सैंक्शंस लगे हों, वो ग्लोबल न्यूक्लियर रूल्स को अपने हिसाब से दोबारा लिखवाने में कामयाब हो जाता है। ये हमारे आज के इस विश्लेषण का सबसे बड़ा और दिलचस्प सवाल है। ये एक ऐसी घटना है जिसने अंतर्राष्ट्रीय व्यवस्था में एक बिल्कुल नई मिसाल कायम कर दी। तो इस पूरे विषय को व्यवस्थित रूप से समझने के लिए हमारा रोड मैप कुछ इस तरह होगा। हम शुरुआत करेंगे द न्यूक्लियर आउटलायर से, फिर देखेंगे 1998 का शॉकवेव, उसके बाद द जियोपॉलिटिकल पिवट, रूल्स को कैसे रीराइट किया गया, और आखिर में समझेंगे द प्रोलिफरेशन पैराडॉक्स को। चलिए आगे बढ़ते हैं। सबसे पहले बात करते हैं पहले हिस्से की, द न्यूक्लियर आउटलायर। इस पूरी विसंगति को समझने के लिए नॉन प्रोलिफरेशन ट्रीटी यानी एनपीटी के बाहर भारत के एक बिल्कुल अनोखे ऐतिहासिक सफर को समझना सबसे जरूरी है। अगर हम टाइमलाइन पर नजर डालें तो 1945 में होमी भाभा जी के टाटा इंस्टीट्यूट सेटअप करने से लेकर 1954 के यूएस एटम्स फॉर पीस प्रोग्राम तक फोकस बिल्कुल शांतिपूर्ण रिसर्च पर था। लेकिन फिर आता है 1962। चीन के साथ हुए बॉर्डर वॉर ने रीजनल थ्रेट्स को एकदम क्लियर कर दिया, जिससे एक मजबूत डेटरेंस स्ट्रैटेजी की जरूरत महसूस हुई, और इसी का सीधा नतीजा था 1974 का पहला अंडरग्राउंड न्यूक्लियर टेस्ट। अपने आसपास के जियोपॉलिटिकल माहौल को देखते हुए एक मजबूत न्यूक्लियर ट्राइड विकसित किया गया। इसका मतलब है जमीन, समंदर और हवा तीनों जगह से परमाणु हथियार लॉन्च करने की रणनीतिक क्षमता। पर यहाँ सबसे दिलचस्प बात यह थी कि इसके साथ एक सख्त नो फर्स्ट यूज पॉलिसी भी अपनाई गई, जिसने उस पूरे रीजन का पावर बैलेंस बिल्कुल बदल कर रख दिया। अब आते हैं दूसरे पड़ाव पर, द 1998 शॉकवेव। मई 1998 में इंटरनेशनल सिस्टम की नींव तब हिल गई जब न्यूक्लियर टेस्टिंग पर लगी 24 साल की रोक अचानक टूट गई। ये ग्लोबल रूल्स का एक बहुत बड़ा टेस्ट था। यहाँ दो बिल्कुल अलग पहलू एक साथ टकरा रहे हैं। एक तरफ अपने नेशनल सिक्योरिटी इंटरेस्ट्स के चलते पोखरण में 5 सरप्राइज अंडरग्राउंड टेस्ट्स होते हैं, और दूसरी तरफ अमेरिका तुरंत आर्म्स एक्सपोर्ट कंट्रोल एक्ट के तहत बहुत ही सख्त इकोनॉमिक और मिलिट्री सैंक्शंस लगा देता है। ये दिखाता है कि ग्लोबल नॉन प्रोलिफरेशन रिजीम कितनी तेजी से और कितनी कठोरता से रिएक्ट करती है। उस वक्त की इंटरनल थिंकिंग क्या थी, इसको पूर्व भारतीय विदेश सचिव मुचकुंद दुबे के इस बयान से बेहतर शायद ही कोई समझा सके। उनका मानना था कि एक स्ट्रॉन्ग नेशन के रूप में सर्वाइव करने के लिए न्यूक्लियर कैपेबिलिटी एक करेंसी ऑफ पावर बन चुकी थी। असल में बिना इसके मेजर पावर स्टेटस मिलना लगभग नामुमकिन लग रहा था। तो अब हम पहुंचते हैं तीसरे हिस्से पर, द जियोपॉलिटिकल पिवट। एक पॉइंट पर आकर इंटरनेशनल कम्युनिटी को रियलाइज हुआ कि एक इतनी बड़ी उभरते हुई डेमोक्रेटिक पावर को अलग थलग रखना प्रैक्टिकली लॉन्ग टर्म में उनके अपने लिए ही रणनीतिक तौर पर नुकसानदायक हो सकता था। ये मैट्रिक्स काफ़ी इंटरेस्टिंग है, ध्यान दीजिएगा। ये रियल पॉलिटिक का एक क्लासिक उदाहरण है जहां दोनों देशों के स्ट्रेटेजिक गोल्स मैच कर रहे थे। अमेरिका को चीन के राइज को काउंटर करने के लिए एक पार्टनर चाहिए था, और $40 बिलियन के न्यूक्लियर एनर्जी मार्केट का एक्सेस भी। वहीं दूसरी तरफ सदियों पुराने टेक्नोलॉजी एम्बार्गोज हटवाना और ऑफिशियली एक बड़ी शक्ति का दर्जा हासिल करना भारतीय लक्ष्य था। दोनों के अपने अपने फायदे थे। एक और बहुत बड़ा प्रैक्टिकल रीजन था, दुनिया के ज्ञात यूरेनियम भंडार का केवल 1% हिस्सा ही भारत के पास था। इसका मतलब था कि सिविलियन पावर जनरेशन के जो बड़े टारगेट्स थे ना, वो इंटरनेशनल प्रतिबंधों की वजह से पूरे ही नहीं हो पा रहे थे। इस एक रिसोर्स की कमी ने कूटनीतिक गतिरोध को हल करने की मजबूरी को और भी बढ़ा दिया। इस तरह हम चौथे हिस्से पर आते हैं, नियमों को फिर से लिखना, जिसे हम द 1-2-3 एग्रीमेंट के नाम से जानते हैं। इस समाधान तक पहुंचना कोई आसान काम नहीं था। 3 साल से ज्यादा की लगातार कॉम्प्लेक्स डिप्लोमेसी चली, यहाँ तक कि 1954 के अमेरिकी परमाणु ऊर्जा अधिनियम को अमेंड करने के लिए हाइड एक्ट तक पास करना पड़ा। अगर हम डील की एक्चुअल मैकेनिक्स की बात करें तो वो बहुत ही प्रिसाइज थी, जैसे सिविलियन और मिलिट्री फैसिलिटीज को बिल्कुल अलग करना, 35 सिविलियन साइट्स को परमानेंट IAEA सेफगार्ड्स के अंदर लाना, सेंसिटिव एनरिचमेंट टेक्नोलॉजी का ट्रांसफर रोकना, और सबसे बड़ी बात न्यूक्लियर सप्लायर्स ग्रुप यानी NSG से एक हिस्टोरिक वेवर हासिल करना।
इन्हीं एग्जैक्ट स्टेप्स ने एक जियोपॉलिटिकल जाइंट को इंटरनेशनल रेगुलेटरी सिस्टम के अंदर लाने का रास्ता साफ किया। और इस सब का नतीजा क्या निकला? बिना एनपीटी साइन किए परमाणु हथियार रखने वाला दुनिया का एकमात्र देश ग्लोबल सिविलियन न्यूक्लियर ट्रेड करने के लिए एलिजिबल हो गया। ये बिल्कुल अभूतपूर्व था। इसने ग्लोबल नॉन प्रोलिफरेशन ऑर्डर में एक ऐसा अपवाद यानी एक्सेप्शन क्रिएट किया जिसने इंटरनेशनल डिप्लोमेसी के पिछले सारे नियम ही बदल कर रख दिए। और इसलिए हम आते हैं अपने आखिरी पड़ाव पर, द प्रोलिफरेशन पैराडॉक्स। एक ऑब्जेक्टिव रिसर्चर के रूप में हमें दोनों साइड्स देखनी होंगी। क्या इस ब्रिलियंटली एग्जीक्यूटेड स्ट्रैटेजी ने रूल्स तोड़ने को लेजिटिमाइज किया, या फिर ये ग्लोबल सिस्टम में एक बहुत जरूरी स्टेबिलिटी लेकर आई? सपोर्टर्स तो इसे एक मॉन्यूमेंटल सक्सेस मानते हैं, जैसे यूएस नेशनल सिक्योरिटी काउंसिल ने इसे एक ऐतिहासिक उपलब्धि कहा। उनका आर्ग्यूमेंट ये था कि इस डील ने एनपीटी पर साइन करने के लिए मजबूर किए बिना ही नई दिल्ली को ग्लोबल नॉन प्रोलिफरेशन फ्रेमवर्क से सफलतापूर्वक जोड़ दिया, और हाँ, उनकी एनर्जी ज़रूरतों को पूरा करने में मदद की। सो अलग। पर दूसरी तरफ क्रिटिक्स का नजरिया बिल्कुल अलग था। पूर्व अमेरिकी राष्ट्रपति जिमी कार्टर जैसे कड़े आलोचकों ने इसे एक डेंजरस डील कहा। उनका मानना था कि इसने एक देश को सिस्टम के बाहर रहने का रिवॉर्ड दिया है, और वो भी तब जब उनके पास अपने वेपन्स आर्सेनल के लिए काफी मात्रा में अनसेफगार्डेड यूरेनियम बच गया था। और इसके जियोपॉलिटिकल रिपल इफेक्ट्स तो तुरंत ही दिखने लगे। कुछ ही दिनों बाद फ्रांस ने भी एक सिमिलर पैक्ट साइन कर लिया। चीन ने नॉन प्रोलिफरेशन पर इसके इम्पैक्ट को लेकर सीरियस कंसर्न्स जताए। पाकिस्तान ने आर्म्स रेस की वार्निंग दे डाली और अपने लिए भी ऐसी ही डील मांगने लगा। और ईरान, उसने इस एक्सेप्शन को एनपीटी रूल्स के खिलाफ एक नए प्रेसिडेंट की तरह यूज करना शुरू कर दिया। मतलब पूरी दुनिया की कैलकुलेशंस बदल गई। तो आखिरी सवाल वहीं आकर रुकता है, क्या इस एग्रीमेंट ने 21वीं सदी के पावर बैलेंस को एक नई सुरक्षा दी, या फिर न्यूक्लियर कंटेनमेंट के बुनियादी नियमों को हमेशा के लिए तोड़ दिया? जब ग्लोबल न्यूक्लियर कॉमर्स के सख्त रूल्स एक नए जियोपॉलिटिकल हैवीवेट के सामने आते हैं, तो ऐसे ही पैराडॉक्स बनते हैं, और इंटरनेशनल कम्युनिटी को आने वाले कई दशकों तक इस पर नेविगेट करना होगा। वैसे आपको क्या लगता है, ये सच में सोचने वाली बात है?